अच्छा बाबा, अब ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम वाली कहानी है ना, इसको थोड़ा क्लियर करने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा बोहर्स मॉडल डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम हाइड्रोजन एटम की भी बातें करेंगे। ओके, अच्छा पहले बोहर्स मॉडल समझ लें, जो कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, मिसाल के तौर पे ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे मुख्तलिफ एनर्जी लेवल हुआ करते हैं। अब ये है हाई एनर्जी लेवल, कहते हैं E1, या हम इसका नाम रखते हैं EI। अच्छा, ये लो एनर्जी लेवल है तो हम इसको बोलते हैं E2, या हम इसको बोलते हैं EF। ओके, बोर क्या कहता है? पहली बात ये कि भाई एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल या किसी भी एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमेशा की तौर पे कांस्टेंट होती है। क्योंकि रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो कि कंटिन्यूसली घूमता है तो कंटिन्यूसली इमिशन करता है, जो कि गलत साबित किया था बोर्स ने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा, इसने कहा कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल में कांस्टेंट होती है। होती कितनी है वो बाद की बातें हम डिस्कस करेंगे। चलें, दूसरी बात ये कि व्हेन इलेक्ट्रॉन अंडरगोज ट्रांजिशन, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, जंप करता है, तो फिर ये होता है कि उसकी एनर्जी चेंज होती है। फिर आप सिंपली कह सकते हैं कि उसकी एनर्जी चेंज होती है। अच्छा, तो सुनो, इसमें भी क्या मतलब इसका, जब वो हाई टू लो जाता है तो फिर आप सिंपली कह सकते हो, जाहिर सी बात है, इमिशन करता है। पर जब वो लो से हाई जाता है तो फिर हम सिंपली कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन करता है। इमिशन कब होती है? वेन एवर इट अंडरगोज फ्रॉम हाई टू लो। मिसाल के तौर पे इफ E1 इज ग्रेटर देन E2 तो एनर्जी इमिट करता है। जो इमिशन ऑफ एनर्जी होती है वो कितनी होती है? आप सिंपली कह सकते हो कि E1 से E2 जब ये आता है ना, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी कितना इमिट करेगा? बड़ी सादी सी बात है, जितना डिफरेंस होगा दो एनर्जी लेवल के बीच में, और ये जो डिफरेंस होगा उस वो एनर्जी जो ये इमिट करेगा अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, उसको आप लिखते हो E इज इक्वल टू एच म्यू। E इज इक्वल टू एच म्यू ऐसे लिखते हो, ठीक है ना। अच्छा, जो इमिशन इलेक्ट्रॉन करता है ना एनर्जी, उसकी वाला फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? आप यहां से फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू E1 माइनस E2 अपॉन H, ऐसे कह दो। अच्छा, आपने एक चीज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में पढ़ी होगी, H बार बराबर होता है H अपॉन 2 बाय, बेटा आपने ये छोटी सी कहानी आपने पढ़ी होगी, ठीक है। H कट भी कहते हैं, H बार भी कहते हैं। अगर हम इसको H कट की सूरत में लिखना चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, योर H कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस वे। तो हम फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, E1 माइनस E2 अपॉन 2 पाई H बार, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, एटम जो स्पेक्ट्रम या एटम जो इमिशन करता है ना, वो डिस्क्रीट क्वांटा की सूरत में इस तरह से करता है, उसीलिए इसका जो स्पेक्ट्रम बनता है वो डिस्क्रीट बनता है। उसीलिए हम सिंपली कह सकते हैं कि भाई एटम का जो स्पेक्ट्रम है वो बुनियादी तौर पे आपका लाइन स्पेक्ट्रम है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि मुसलसल वो कंटिन्यूसली इमिशन करता रहे तो उसका इमिशन जो है की वजह से कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बने, क्योंकि रदरफोर्ड की जो पॉसिबिलिटी थी वो साइंटिस्ट ने गलत साबित की थी, ठीक है बेटा। एटॉमिक मॉडल, ये जो आपका बोहर्स मॉडल है, इसको इस्तेमाल करके हम आते हैं अपना जो सादा या सिंपल सा एटम है हाइड्रोजन, उसकी बात करते हैं कि हाइड्रोजन एटम पे ये पॉसिबिलिटीज़ हम किस तरह से लगा रहे हैं। तो जो अब हम बात करेंगे, आप मेहरबानी करके इस चीज़ को सही तौर पे समझेंगे, ठीक है। सुनो, हाइड्रोजन इज सिंपल एटम ऑफ पीरियोडिक टेबल, कंटेन 1 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस एंड 1 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग या अराउंड द न्यूक्लियस। ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसका एक प्रोटॉन है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सी? नेगेटिव। प्रोटॉन के ऊपर कौन सी चार्ज? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज की वजह से दोनों के बीच में एक फोर्स होता है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। तो डू रिमेंबर देयर एग्जिस्ट अ फोर्स इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर मोशन। व्हेनेवर अ बॉडी इज इन सर्कुलर मोशन तो उसके पास एक और फोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल।
तो बात आप ध्यान में रख लो बेटा, जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स भी उतना ही होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और सेंट्रीपिटल फोर्स आपस में इक्वल मैग्नीट्यूड ऐसे होते हैं। अच्छा, आमतौर पे इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितने किस्म की होती है? 2 किस्म की होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज है तो इसके पास जो एनर्जी होगी, देखें अब हम बात करना चाह रहे हैं एनर्जी के हिसाब से। इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितने टाइप की होती है? एक आप सिंपली कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, और दूसरा कौन सी होती है? एनर्जी ड्यू टू मोशन, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी होती है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी होगी? अगर हम सिंपली बात करें व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का मिकदार यहाँ पे कितना होगा? तो बड़ा सादा सा कॉन्सेप्ट है बेटा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, इट वुड बी इक्वल टू E स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। जब आप कोचिंग में होंगे ना तो आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी डिटेल में, डेरिवेशन हम नहीं कर रहे। अच्छा, इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। पोटेंशियल एनर्जी का जो अमाउंट होता है ना, वो हम इस तरह से ऐसे लिखते हैं, इट वुड बी समथिंग लाइक के क्यू अपॉन आर, इस तरह से के Q1 Q2 अपॉन आर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के पास टोटल एनर्जी भी होगी, उस टोटल एनर्जी की भी हम बात करते हैं, पर सबसे पहले हम ये डील करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो रेडियस है वो कितना होगा। मतलब रेडियस की कहानी भी किस हिसाब से, हम हर हिसाब से बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन एटम के जो मुख्तलिफ पैरामीटर हैं, इन पे थोड़ा हम बहस करना चाहते हैं, इनकी बातें करना चाहते हैं बेटा। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल में या nth स्टेट में जनरली किस तरह के बराबर होता है, या हम जनरली इसको किस तरह से लिखते हैं, इस पर थोड़ा हम बात कर लें। इट वुड बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट H बार स्क्वायर अपॉन ME पावर 4 और n स्क्वायर, ऐसे होता है। या रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी स्टेट कैन बी वेल एक्सप्रेस बाय मीन्स ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ स्पेस है, आप इस तरह से कह सकते हैं। H बार स्क्वायर आपका सिंपली कह दो कि भाई प्लैंक्स कांस्टेंट वाला वैल्यू है, ME पावर 4, यहाँ पे ME स्क्वायर है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम आप इस तरह से मालूम कर सकते हो। अब आपने क्या करना, वैल्यू पुट करनी है, हर चीज़ मतलब जो भी वैल्यूज हैं वो पुट करनी है। अच्छा, H बार की वैल्यू 1.05 इंटू 10 पावर पुट करो, तो आपको होल स्क्वायर करना होगा। फिर आप देखें वैल्यू कितनी मिलती है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करनी है, इसमें कोई स्क्वायर नहीं है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू करें, इसमें भी कोई स्क्वायर नहीं है। ई है चार्ज, चार्ज आप लिखें जो भी, उसके बाद इसका पावर 4 दे दें, इस तरह 4 पावर है। और n स्क्वायर आपका एक क्वांटम नंबर है, ये सॉल्व करें। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कोई ना कोई एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिलेगी। तो जो आपको जवाब मिलेगा, मैं डायरेक्ट आता हूँ उस जवाब पे। उस जवाब को आप कन्वर्ट करना किसमें, फाइनली मीटर में। तो आपको आंसर जो मिलेगा रेडियस का बाबा, इट वुड बी 0.053 नैनोमीटर। बाकी ये n स्क्वायर आपका वही रहा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.53 एंगस्ट्रॉन में भी लिखते हैं, इनटू n स्क्वायर। तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एनी स्टेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस वे। इसका मतलब ये हुआ कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटम नंबर, स्क्वायर ऑफ क्वांटम नंबर। जो स्क्वायर ऑफ क्वांटम नंबर है उसके साथ डायरेक्ट है। जितना क्वांटम नंबर बढ़ेगा रेडियस उसके स्क्वायर से बढ़ेगा, दूसरे माने में ऐसे कह दो, ठीक बाबा। अच्छा, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अगर हम यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 रखें तो आपको ग्राउंड स्टेट का मिलेगा। हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट कौन सा, K शेल होता है। तो हम यहाँ पे अगर ये वैल्यू पुट करें तो यू विल गेट द वैल्यू 0.053 नैनोमीटर, या हम कहते हैं 0.53 एंगस्ट्रॉन। ये आपका रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट है, या ओरिजिनल जो एटॉमिक साइज है हाइड्रोजन की वही है। ये नील बोहर ने हमें कैलकुलेट करके बताया था, उसी लिए इसको हम कहते हैं बोहर्स रेडियस। बोहर्स रेडियस किसको कहते हैं, द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट, जो किस तरह से। ओके, अब एक सवाल है मिसाल की तौर पे, बड़ा सादा सा सिंपल, कि द रेशो ऑफ रेडियस या रेडिया ऑफ हाइड्रोजन एटम इन सेकंड एक्साइटेड टू थर्ड एक्साइटेड कितना होगा। ऑप्शन ए 2:3,
4:9, या इस तरह से आप कह दो कि भाई 1:3, या इस तरह से आप कह दो 9:16, ये सिंपली, ठीक है ना। अच्छा, सेकंड एक्साइटेड मैंने लफ्ज लिखा है, वहां से लेकर थर्ड एक्साइटेड। बाबा सुनो, एक्साइटेड स्टेट की कहानी कहां से शुरू होती है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, सुनो। n=1 आपका ग्राउंड है, ठीक है, ये एक्साइटेड नहीं है। n=2 आपका पहला एक्साइटेड है। n=3 आपका दूसरा एक्साइटेड है। n=4 आपका तीसरा। अभी जो मेरा सवाल है, इस सवाल में हम क्या बात करना चाह रहे हैं, सेकंड एक्साइटेड और थर्ड एक्साइटेड। तो हम जो क्वांटम नंबर यूज करेंगे वो 3 और 4 यूज करेंगे। तो फिर आप ये कह सकते हो, आपसे ये कौन सा पूछा गया बेटा, R3 का रेशियो पूछा गया R4 के साथ, क्योंकि सेकंड एक्साइटेड है, क्वांटम नंबर 3 है। ओके, तो R3/R4 का मतलब ये होगा कि 3²/4² होगा, इट वुड बी 9:16, ऑप्शन डी होगा। अगर इसी सवाल में वही सवाल होता पर इसने ये लिखा होता तो क्या, इसने खाली ये लिखा होता, सेकंड एक्साइटेड नहीं लिखा, इसने लिखा सेकंड ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट, अगर ये लिखा होता तो फिर हम सीधा चलते कि सीरीज के हिसाब से कौन सा ऑर्बिट है। पहला ऑर्बिट n=1, दूसरा ऑर्बिट n=2, तो फिर हम कहते कि जो ऑर्बिट होगा, जो एनर्जी लेवल होगा, उसका उतना क्वांटम नंबर है, क्योंकि इसमें ऐसी कोई लॉजिक है ही नहीं। तो फिर हम ये कहते कि भाई सेकंड ऑर्बिट मतलब R2, थर्ड ऑर्बिट मतलब R3, तो फिर हम सीधा चले जाते 2²/3², इट वुड बी समथिंग लाइक 4:9। फिर हम ऐसे चलते। यहाँ पे ऐसा नहीं है बाबा, यहाँ पे बात करें एक्साइटेड स्टेट की, तो ये जो लफ्ज आपने लिखा है ना एक्साइटेड, ये बड़ी मानी रखता है। अगर ये एक्साइटेड लफ्ज ना लिखा हो, खाली ऑर्बिट लिखा हो, तो ऐसे करना। अगर एक्साइटेड लिखा हो तो आपको ये माइंड में रखना पड़ेगा बेटा कि एक्साइटेड स्टेट की कहानी शुरू कहाँ से होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंडेटरी है, ठीक है ना। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। रेडियस की बात हो गई। अब हम आते हैं एनर्जी पे। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कैसे होता है। अच्छा, एनर्जी कौन सी, टोटल एनर्जी, मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल भी होती है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कौन सी, अभी जो आपने लिखा थोड़ी देर पहले, इट वाज E²/8πε0r। पोटेंशियल एनर्जी कौन सी, E²/4πε0 बाबा एलसीएम करें इनकी, एलसीएम करें इनको, ज़्यादा सिंप्लीफाई करें तो कोई ना कोई तो जवाब मिलेगा ना, जो आपको रिजल्टेंट आंसर मिलेगा। इसी तरह से वो सारा का सारा वैल्यू भी पुट करें और फिर सिंप्लीफाई करें। जो काम की चीज़ है या जो एनर्जी आपको मिलेगी वो मिलेगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन n²। मैं ये इस तरह से लिख रहा हूँ, दोबारा से सुनो बाबा, कुछ भी नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू पुट करना है। अच्छा, जो एनर्जी का स्टैंडर्ड यूनिट आपको मिलेगा वो मिलेगा जूल। जूल भी यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी यूनिट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या जो क्वांटम पार्टिकल्स हैं इनका यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फाइनली जो जूल आपको मिले उसको कन्वर्ट करना होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड करना होता है। आप डिवाइड करें, आपका आंसर ये मिलेगा, जनरली मैं बता रहा हूँ। अच्छा, बीच में सर वो डेरिवेशन का क्या करें, बाबा डेरिवेशन को छोड़ दें, सिंपली सवाल आ भी जाए ना तो यहाँ से आएगा, नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ डेरिवेशन। फिलहाल अपना डेरिवेशन करके टाइम ज़ाया ना करें, जो बताया जा रहा है आप इसको फॉलो करें। एनर्जी इन एनी nth स्टेट कैन बी वेल एक्सप्रेस बाय मीन्स ऑफ दिस वन। अच्छा, ये जनरल फार्मूला, दिस इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth स्टेट। nth का मतलब क्या है कि जनरल किसी भी में। अब इसमें अगर मैं ये करूं, इफ n=1 पुट करूं तो मुझे 1 की एनर्जी लेवल मिलेगी, E1 मिलेगी, और E1 जो मिलेगी दैट वुड बी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगी। इसी तरह से अगर हम n=2 पुट करें तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, 13.6 को 4 से डिवाइड करो और फिर आप सॉल्व करो
तो आपको आंसर मिलेगा -3.4। अच्छा, आप n इज इक्वल टू 3 पुट करके चेक करें ज़रा, तो आपको थर्ड की एनर्जी मिलेगी, इट वुड बी -13.6 डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, 3 स्क्वायर मतलब 9 बाबा, तो ये मिलेगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये कि एनर्जी बढ़ रही है। सर बढ़ क्यों रही है, कम हो रही है? बाबा बढ़ रही है। नेगेटिव का वैल्यू जितना बड़ा होता है ना उतना वो कम समझा जाता है ना। अब देखिए ना, नेगेटिव का वैल्यू कम हो रहा है, इसका मतलब है नेट आंसर बढ़ रहा है, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि भाई एनर्जी बढ़ेगी। अच्छा, अब ये डायग्राम बना के मैं आपको समझा देता हूँ कि एनर्जी बढ़ती कैसे है, क्योंकि अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो बाबा तो मैं आपको समझा देता हूँ। ये n इज इक्वल टू 1 है, तो n इज इक्वल टू 1 में जब इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके पास अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना होगा, -13.6 होगा, ये होगा। चलो, अब जब ये इलेक्ट्रॉन 2 में गया है, n इज इक्वल टू 2 में मौजूद है, तो n इज इक्वल टू 2 में यहाँ पे एनर्जी कितनी है, आपने अभी जो लिखा अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके पास E2 में -3.4 है। अच्छा, इसी तरह से थर्ड में भी चले जाओ, तो थर्ड में एनर्जी कितनी होती है, n इज इक्वल टू 3 में, तो बड़ा सिंपल है, अभी आपके सामने मौजूद है। थर्ड में जो एनर्जी लेवल होगी या E3 जिसको हम बोलते हैं, -1.51 होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये कि एनर्जी यूँ आप मैनेज करते हो। चलो, अब सर ये बढ़ कैसे रही है ये थोड़ा समझा दें। बाबा सुनो, ये कहाँ पे था, 1 में। इलेक्ट्रॉन जब लो से हाई में जाता है तो क्या करना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है। इसका मतलब यहाँ पे आपने एनर्जी दी है ना कुछ, और एनर्जी दोगे तो ये E2 में जाएगा। इसका मतलब ये E2 आया कैसे, सुनो, E2 वाली जो एनर्जी है वो कैसे आई, E1 में जब था तो पहले उसके बाद कुछ अमाउंट था, पहले से था, और हमने कुछ और एनर्जी एब्जॉर्ब करवा दी, हमने एक और एनर्जी दी इसको। चलो सुनो ज़रा, थी कितनी इसके पास पहले, -13.6, प्लस हमने दी कितनी, हमने डेफिनेटली कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया होगा ना, और हम यहाँ से जो देते हैं बेटा 10.2 दी हमने, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने दी। मतलब देखो ना, प्लस हो रहा है ना एडिशनली। अब -13.6 और +10.2 आप सॉल्व करो, आपका जवाब आएगा -3.4। उसीलिए हम कह सकते हैं कि जब ये 2 में जा पहुंचा उसकी एनर्जी ये हुई। तो बढ़ रही है ना बाबा, क्योंकि आप एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको दे रहे हो। एंड एनर्जी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लो टू हाई या ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट, इसको हम कहते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो देखो आपने एनर्जी जो दी है ना, ये इलेक्ट्रॉन को ऊपर ले जाने के लिए दी है ना, तो इस अमाउंट ऑफ एनर्जी का हम नाम यहाँ पे क्या रखते हैं, दिस वन इज रिकॉर्डेड एज एक्साइटेशन पोटेंशियल। हम इसको एक्साइटेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। तो सुनो, एक्साइटेशन पोटेंशियल दोगे तो एनर्जी बढ़ेगी, और ऊपर भेजो तो आपको एक्साइटेशन पोटेंशियल और भी देना पड़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी। तो जनरली एनर्जी बढ़ रही है बाबा, क्योंकि आप प्लस करते जाओ ना, आप जैसे प्लस करते जाओगे तो आपका जवाब जो नेगेटिव रिड्यूसेस टू 0 आ रहा होगा। तो यूं आप कह सकते हैं एनर्जी बढ़ रही है। हाँ, वो अलग बात है कि डिफरेंस कम है। सुनो, 13.6 और 3.4 के बीच में जो डिफरेंस था वो कितना था, 10.2। तो बोहर्स मॉडल को इस्तेमाल करके हम बात कर सकते हैं कि इतनी एनर्जी हम देते हैं। अच्छा, भला 3.4 और 1.51 के बीच में डिफरेंस कम होगा, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि हमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी, मतलब 2 से लेकर 3 में कम देनी पड़ेगी। अच्छा, फिर 3 से 4 में और कम देनी पड़ेगी, फिर 4 to 5 और कम देनी पड़ेगी। इसका मतलब है जैसे आप ऊपर जाते हो ना, तो लगातार दो एनर्जी लेवल के बीच में एनर्जी गैप कम होता है। सुनो, जैसे आप ऊपर जाते हो तो गैप कम होता है। गैप कम क्यों होता है? क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन को थोड़ी एनर्जी देकर मजे से वहां से आगे यहां पे भेज सकते हो। क्यों? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है ना बाबा। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन उनके ऊपर जो बनेगी ना वो कम होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली टू r स्क्वायर, कम होगा। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कम है, इसका मतलब यूं हुआ कि इलेक्ट्रॉन को आप आसानी से वहां पे आगे भेज सकते हो। थोड़ी एनर्जी दो, थोड़ा रुश्वत दो, काम हो जाएगा। तो यूं हम सिंपली कह सकते हैं कि एनर्जी थोड़ी दे के हम इसको आगे ट्रांजिशन करा सकते हैं। अच्छा, तो जो गैप है यहाँ पे बड़ा गैप है,
यहाँ पे और छोटा हुआ गैप, यहाँ पे और छोटा हुआ गैप, यहाँ पे और, पर एनर्जी बढ़ती है। डू रिमेंबर, एनर्जी आपको बढ़ती है, गैप कम हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ गैप कम होता है, ठीक है ना। तो ये एक छोटी सी कहानी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से। एनर्जी हम कह सकते हैं कि भाई व्हेन इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्रॉम लो टू हाई तो एब्जॉर्प्शन होती है, पर व्हेन एवर इट इज मूविंग फ्रॉम हाई टू लो तो क्या करता है, एमिशन करता है, ठीक है ना। तो एनर्जी का जो जनरल कॉन्सेप्ट है ना, वो आप इस तरह से ऐसे कह सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल आप इसको नोट कर लें, चंद बातें और भी हम करते हैं। सो व्हाट यू से फॉर हेयर, इसको थोड़ा देख लो।